करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। इसमें हम अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आदिकाल के। हमने जो 5 भाग देखे थे उसमें हमारा अंतिम भाग अपभ्रंश वाला भाग बचा है, जो अपभ्रंश साहित्य है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले वो है स्वयंभू। उनका जो समय है वो है 783 के आसपास, यानी 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है और डॉक्टर भयाणी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है और इन्हें अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। तो ये सारी उपमाएं हैं और ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनकी रचनाएं हैं परम चयो या पदम चरित, रिठनेमि चरियो या अरिष्टनेमि चरित, स्वयंभू छंद और पंचमी चरियो। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है पौम चरियो या पद्म चरित। इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड और 90 संधियां हैं। इनमें से 83 संधियां स्वयंभू ने एवं शेष 7 उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी करी है। इस रचना में राम कथा का चित्रण है। डॉक्टर भयाणी ने इसे अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस रचना के बारे में लिखते हैं कि पौमचर्य में स्वयंभू विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पद है। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जिसे कड़वक शैली कहते हैं। अगली जो रचना है इनकी वो है रिठनेमि चरियो। इसमें अरिष्टनेमि एवं कृष्ण की कथा का चित्रण है। स्वयंभू छंद, अपभ्रंश के छंदों की विवेचना। पंचमी चरियो, नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। हेमचंद। ठीक है, तो समय है 12वीं शताब्दी। मूल नाम है इनका चंगदेव। इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह एवं कुमार पाल का आश्रय प्राप्त था। इनकी जो रचनाएं वो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, योग शास्त्र, छंदानुशासन और प्राकृत व्याकरण। अगले जो रचनाकार हैं अपभ्रंश के वो है पुष्पदंत। इनका जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। इनके उपनाम है अभिमान मेरु। ये स्वयं कहते थे अभिमान मेरु अपने आप को। और भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेद व्यास और अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और अपभ्रंश का वेद व्यास इनको महापुराण जो लिखा है इसके लेखन की वजह से इनको अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है और शिव सिंह सेंगर ने कहा है। इनकी जो रचना है वो है 63 महापुरुष गुणालंकार, अणई कुमार चरियो या नाग कुमार चरियो, जस हर चरियो या यशोधर चरियो और कोश ग्रंथ। ये इनकी रचनाएं हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार ये जैन महापुराण है। इसमें 63 जैन तीर्थकरों का वर्णन है। रणई कुमार चरियो, नाग कुमार चरियो इसका नाम है और नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है। जस हर चरियो वणिक पुत्र की कथा है। बहुविवाह के दुष्परिणामों का उल्लेख है। और कोश ग्रंथ में क्या है? प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत का शब्दकोश है। पुष्पदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। विशेष तथ्य, ये पुष्पदंत जी का कथन है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद लिखा है कि 63 महापुरुष गुणालंकार में घोषणा की है इन्होंने कि जो इस ग्रंथ में है वो अन्यत्र भी है तथा जो इस ग्रंथ में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इसके बाद है धनपाल। इनका समय भी 10वीं शताब्दी है। रचना जो है वह भविष्ययत कहा है या भविष्यदंत कथा है। वणिक पुत्र की कथा है एवं बहुविवाह के दुष्परिणामों की कथा है इसमें भी। डॉक्टर विंटर नीरज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। ठीक है, अगले जो कवि हैं अपभ्रंश के मुनिराम सिंह। इनका जो समय है वो है 11वीं सदी। रचना जो है वो पाहुड़ दोहा। जैन धर्म एवं गृहस्थ धर्मों का वर्णन है और आचरण के इसमें नियम है। एक इसी नाम से मिलती जुलती रचना है दोहा पाहुड़। ये मेहचंद मुनि की रचना है। ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन के लिए अगर
ऑप्शन में दे दिएगा तब देखना। दोहा पहाड़ मेहचंद की रचना है। इसके बाद मेरुतुंग, इनकी जो रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि। रचना काल है विक्रमी संवत 1361। मुख्य भाषा इसमें संस्कृत है। अपभ्रंश के शब्द पर्याप्त मात्रा में है। इसमें कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के भी मिलते हैं। हेमचंद के चरित्र का वर्णन इसमें है। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उसके रचनाकार। अब इसमें कुछ रचनाएं हैं, जैसे ये देखो, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और रचना काल अज्ञात है। जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की है और 1180 इस मतलब वैसे तो इनका जो समय है वो अज्ञात ही है, तो इसका समय नहीं पूछा जाता है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। इन दोनों रचनाओं का उल्लेख दयाल दास सिंघायच द्वारा रचित राठौड़ा रीख्यात में मिलता है। ठीक है, तो हमने वीर गाथात्मक या रासो काव्य में भी इनको पढ़ा था, इनके बारे में। ठीक है, तो ये वीर गाथात्मक साहित्य से भी संबंधित है। इसके बाद प्राकृत प्रकाश वररुचि की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। कुवलय माला उद्योतन सूरी, भावना संधि प्रकरण जयदेव, संयम मंजरी महेश्वर सूरी, संत कुमार चरिव हरिभद्र सूरी, धम्म परीक्षा हरिशेण सूरी, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य, हरिवंश पुराण पद्मनाभ, यश कीर्ति, श्रुत कीर्ति, ये रचनाकार हैं हरिवंश पुराण के। पद्मनाभ, यश कीर्ति और श्रुत कीर्ति। जम्बू शामी चरिव, ये वीर कवि की रचना है। पद्म पुराण, बलभद्र पुराण भी इसका नाम है। रयधु की रचना है ये। अब आलोचकों के जो कथन है ना आदिकाल के संबंध में, उनको हम देखेंगे। इसमें से कुछ कथन ऐसे हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कई कथन ऐसे हैं इनके बीच से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से जब हम छोटे छोटे कोटेशन जो ये पूछे जाते हैं, ये वाला कथन किसका है, ये वाला कथन किसका है, तो इनमें ये कथन विस्तृत में है, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में आदिकाल के समान इतने विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा आया होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो विरोध और व्याघात तो इसमें है ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जो रासो काव्य है उसको कोई प्रामाणिक कोई अप्रामाणिक मानता है, और जो इसमें सिद्ध काव्य है, जैन काव्य है, उसको सांप्रदायिक रचनाएं कहा गया है, लेकिन फिर भी इसको हिंदी साहित्य में स्थान मिला है। तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में आदिकाल के समान इतने विरोधों और व्याघातों का युग भी आया होगा। ये कथन है 1877 ईस्वी में जर्मन के हॉल नगर से सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री जर्मन पंडित पिशेल ने हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रस्तुत किया था। ये पंडित नहीं होगा, कुछ और होगा। बाकी पिशेल ने हेमचंद के व्याकरण का सुसंपादित संस्करण प्रस्तुत किया था। अपभ्रंश भाषा के व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। राजस्थान में चारण काल के ग्रंथों की खोज डॉक्टर LP टेसीटेरी द्वारा की गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। राजस्थान के भाटू ने जहाँ श्रृंगार रसात्मक रचना की, वही चारणों की वीर गाथात्मक रचनाएं होती थी। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये देखिए, रोला, उल्लाला, वीर, छप्पई और कुंडलिया अपभ्रंश के अपने छंद हैं। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, दोहा छंद का दर्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं 7वीं सदी के बाद मिलता है। तुलसी के काल में आला या वीर छंद नहीं था। तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। जैन शास्त्रों के अध्ययन का श्रेय जर्मन विद्वान हरमन याकोबी को है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब हम पढ़ेंगे शुक्ल जी के कथन। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई ग्रंथ जैनों के धर्म तत्व निरूपण से संबंधित हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो जैनों के ग्रंथ हैं उसको शुक्ल जी साहित्य में नहीं मानते। वो कहते हैं ये सांप्रदायिक है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। वहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन व परिष्कार भी किया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी शुक्ल जी का कथन है। वीर गाथा काल का समय महाराज हम्मीर के काल तक ही मानना चाहिए। ठीक है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं सदी के अंतिम चरण में लगता है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। अब हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है। कबीर में जो उलटबासियां और सूर में जो दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान थे। तो कबीर में जो उलटबासियां हैं, उलटबासियां यानी जो विपरीत कथन है, और सूर में जो दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही दिखाई देते हैं। दृष्टिकूट यानी अर्थगोपन से ली, मतलब साधारण शब्द में उसका अर्थ नहीं पता चलता है, थोड़ा गहन में उनका अर्थ होता है, तो ये दृष्टिकूट है। ठीक है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर काव्य। ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया है, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी, वह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में भी समान रूप से फैली हुई थी, बच्चन सिंह का कथन है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिकता संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी गर्हित थे, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ ईश्वरवादी, इसीलिए वे धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए थे। ठीक है। काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता चलता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों व जैन मुनियों से प्रभावित है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहां से की जा सकती है जहां वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा हो। ठीक है, यानी मुक्त हो रहा हो। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। तो हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीति काल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देते हैं। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। आदिकाल साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ठीक है, तो वैविध्य है मतलब विषयों का है, काव्य रूपों का है, काव्य भाषा के आधार रूपों का। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको पढ़ेंगे तो आदिकाल के संबंध में हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार ये लाइन कह रही हूँ, छोड़ना कुछ भी मत। अगर लेक्चरर में डीपली आता है तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। रासो या रासु काव्य मूलतः रस कथाएं हैं, वीर या अन्य किसी एक रस से अनिवार्यतः संबंध नहीं है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। ठीक है, तो श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि जो विद्यापति हैं उसमें भक्ति और श्रृंगार का रूप दोनों मिलता है। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। ठीक है, आदिकालीन जो कवि है वो मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है। ये भी ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, और ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। क्षमा कीजिए, मैंने बच्चन सिंह का नाम लिया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है ये भी। ठीक है, अब है राम कुमार वर्मा जी के कथन। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है और इम्पोर्टेंट है।
आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक सरसता जहाँ लौकिक साहित्य में परिलक्षित होती है, वहीं सर्वाधिक शुष्कता नाथ साहित्य में। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रस से संबंधित है। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, हमें जितना हमने साहित्य पढ़ा है वहाँ हमने देखा प्रेम और वीर रस से ही संबंधित ज्यादा है। ठीक है, यहाँ भक्ति तो है नहीं है, तो बहुत कम ही कथा है, बहुत कम ही। जैसे अपभ्रंश में हमने रामायण जो देखा, स्वयंभू के जो कुछ रचनाएं देखी है उसमें हमने देखा है, अदरवाइज ज्यादातर प्रेम और वीर रस की ही रचनाएं इनमें मिलती है। आदिकालीन साहित्य में नायक जहाँ अलौकिक गुणों से युक्त है, वहीं नायिकाएं लौकिक दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी मत छोड़िएगा। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले, आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? तो विक्रमी संवत 1050 से 1375, और ईस्वी में देखें तो 993 से 1318 ईस्वी तक। शुक्ल जी के अनुसार भी है, सर्वमान्य भी है। आदिकाल का सर्वमान्य नाम क्या है? तो आदिकाल ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम देखते हैं कि ज्यादातर सर्वमान्य जो कथन होता है वो शुक्ल जी का होता है, लेकिन यहाँ पे आदिकाल का जो सर्वमान्य नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ा हुआ विकसित रूप कहने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी समर्थन किया, तो समर्थन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को अपभ्रंश का विकसित रूप कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल या हिंदी के प्रथम कवि सरहापा, ये भी सर्वमान्य है। ठीक है, आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो श्रावकाचार है, देवसेन कृत 933 ईस्वी में। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? चतुर्मुख है। कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि, वो भी अपभ्रंश में चतुर्मुख। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले द्वितीय कवि कौन है? तो पौमचरी, चौपाई के बाद दोहा आता है जिसमें। हिंदी में दोहा, चौपाई या कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन है? सरहापा। ठीक है, तो अपभ्रंश में चतुर्मुख, उसके बाद स्वयंभू, और हिंदी में सरहापा। सिद्धू का उल्लेख सबसे पहले जिस रचना से प्राप्त होता है वो कौन सा है? वर्ण रत्नाकर वो रचना है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री, नेपाल के राजकीय संग्रहालय से इन्होंने पता किया था। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहापा है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। 84 सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं किसने करी हैं? तो कण्हापा ने। सिद्धों में योगिनियों की संख्या 4। शुक्ल जी ने 3 का उल्लेख किया है, लक्ष्मीकरम, मणिभद्रा, कनकलापा और मेघलापा, ये सिद्धों में 4 योगिनियां हैं। सहजयान महासुख के प्रवर्तक कौन है? सरहापा। सिद्धों, नाथों और दोनों में गिने जाने वाले कवि कौन से हैं? मत्स्येंद्र नाथ, यहाँ पे गलत लिख दिया है, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन और चरपटनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, तो आदिकाल में सर्वाधिक गद्य गोरखनाथ ने ही लिखा है, तो इसलिए मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को कहा है। नाथ पंथ में 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो गोरखनाथ ने। और नाथ पंथ में हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी गोरखनाथ। गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना शब्दी है। रास साहित्य का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास, संस्कृत में। ठीक है, खाली प्रथम पूछा गया, अगर ये नहीं पूछा गया अपभ्रंश का है, संस्कृत का है, तो तब ये रिपुदारण रास है, और अगर संस्कृत में भी पूछा गया तब भी रिपुदारण रास है। लेकिन अपभ्रंश में रचित राज साहित्य से संबंधित प्रथम रचना उपदेश रसायन रास है, जो जिनदत्त सूरी की रचना है। हिंदी में रचित राज साहित्य से संबंधित प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूर्य की रचना है। रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंचपांडव चरित रास है। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पौमचरी, वो है स्वयंभू का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई। रासो परंपरा की प्रथम रचना कुमार रासो। जिस रचना से रासो ग्रंथों की परंपरा की समाप्ति मानी जाती है, हमीर रासो। अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है?
विजयपाल रासु। ठीक है, तो अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति विजयपाल रासु से और रासो ग्रंथों की समाप्ति हमीर रासु से। ठीक है, हिंदी का प्रथम जय काव्य कुमार रासो, इसमें जीत का वर्णन है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने कहा है ये कथन। रास परंपरा की करुण रस प्रधान रचना कौन सी है? चंदनवाला रास। हिंदी में श्रृंगारिक काव्यों की परंपरा का आरंभ जिस रचना से होता है वो है संदेश रासक, सर्वमान्य। हिंदी में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। नख सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन है? राउल बेल। प्रथम चंपू काव्य राउल बेल। जिस रचना में सबसे पहले 12 मासा वर्णन मिलता है नेमिनाथ चौपई। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें मिलता है, लेकिन हिंदी में 12 मासा का वर्णन जिसमें मिलेगा वो वीसलदेव रासो है। यहाँ अगर ऑप्शन में नेमिनाथ होगा तभी हम करेंगे ना इसको, अगर ये होगा ही नहीं और खाली नहीं दे रखा है, हिंदी भी नहीं दे रखा है आगे से, तो तब वीसलदेव रासो ही होगा। और ये कार्तिक मास से शुरू है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि विद्यापति है। रासो ग्रंथों में वह रचना जो श्रृंगारिक काव्य है वीसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान कौन है? तो नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुवि संवाद में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति की वह रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भृंग भृंगी संवाद में रचित है कीर्ति लता। विद्यापति ने किस रचना में स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है? तो कीर्ति लता में। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति में रचित पद क्या कहलाते हैं? नचारी। स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले कवि कौन है? पुष्पदंत। स्वयं को कुकवि कहने वाले कवि कौन है? स्वयंभू। आदिकाल की जिस रचना में वणिक पुत्र की कथा बहु विवाह के दुष्परिणामों का वर्णन, साध्वी एवं उल्टा स्त्रियों में अंतर का वर्णन है, ये भविष्ययत कथा है। ठीक है, वह रचना जिसमें जैन सप्त क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, सप्त क्षेत्र रास लक्ष्मी तिलक, ये 1270 के आसपास है। तो इसके साथ ही हमारा आदिकाल समाप्त होता है। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप एक बार ध्यान से पढ़िए। कहीं पे थोड़ा बोलने में कमी रह गई होगी। वीडियो मेरे नोट्स हैं ये, और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने मेहनत से ये वीडियो बनाए गए हैं। एक ही बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर आप चाहें तो मैं सारा आदिकाल एक वीडियो में संक्षेप में बता सकती हूँ। पद आने वाले हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, छात्र संघ है, वो बराबर प्रयास कर रहे हैं कि वो आयोग तक जाएं और अपनी मांग रखें कि तुरंत पद निकाले जाएं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है। तो इस हिसाब से क्या पता पद बहुत जल्दी अगस्त तक आने का अनुमान है। तो साथियों, अगर आप अभी से पढ़ेंगे तभी आपको आगे हेल्प मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हमने जैसे ये आदिकाल कंप्लीट कर दिया है, पहले तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लाए तो जैसे हमने पहले एक जो है वीडियो, एक श्रृंखला व्याकरण की चलाई थी जिसमें हमारे 3-4 वीडियो हैं, तो हो सकता है व्याकरण की कोई वीडियो है, नहीं तो हिंदी पाश्चात्य काव्य शास्त्र या हिंदी काव्य शास्त्र की कोई वीडियो आ सकती है। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे वीडियो। धन्यवाद।